तो बच्चों आज एक नया लेक्चर देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर। देख, कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारी हिली हुई है, हमारी आंखें बाहर आती हैं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में। प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तेरे अप्रोच में है। थर्मोडायनेमिक्स से ब्यूटीफुल पार्ट फिजिक्स में शायद ही कोई है मैकेनिक्स के बाद। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक पूरी की पूरी अलग पैरेलल फिजिक्स है और काफी कुछ बताने लायक है इसमें, लेकिन लेट्स मेक इट शॉर्ट और हम समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम पढ़ते कैसे हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है लोग जो कहते हैं कहीं ना कहीं वो डर आप में भी है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स तो बड़ा ही मुश्किल है, 15 दिन में या 30 दिनों में हमारे पास जेई का एग्जाम आने वाला है, तो हमें 1 घंटे में अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स वो सिखा दे जो जेई में आता है। तो मेरी कोशिश यही है बेटा कि हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ें और ये समझें कि इस पर आने वाला प्रश्न कैसा होता है, ना केवल प्रश्न को समझना, ये समझना कि अप्रोच क्या हो सकता है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, पहले हम आपको आज एक घंटे में अप्रोक्सीमेटली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने भी होते हैं बेटा उनके बारे में बताऊंगा। कुछ नया नहीं है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जेई का सबसे हलवा प्रश्न जो होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आता है। हम एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी करेंगे, हम जानेंगे कैसे हम उनका पीवी ग्राफ या टीवी ग्राफ या पीटी ग्राफ बनाएं। ग्राफ के लिए थोड़ी बहुत तुम्हें स्लोप वगैरह की जान पहचान होनी चाहिए अगर तुम्हारी उसमें बैंड बजी हुई है। तो बहुत सिंपल है बेटा, 2-3 लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, वो एक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। 4 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स की मैथमेटिक्स क्लियर कर रखी है। हाउएवर अगर हम आज बात कर रहे हैं इस मंथ एंड में जेई के बारे में, तो भाई साहब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे कैसे हम इसको अप्रोच क्या होना चाहिए। देख बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो एक आइडियल फ्लूइड नहीं हम करेंगे बेटा, आइडियल गैस करेंगे। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाओ तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कुल 5 पन्नों का चैप्टर है यार, और मैंने कोशिश करी है कि मैं उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए बहुत शॉर्ट में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। बट समझ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब तुझे आता है तब तुझे इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी मिलती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो हम डिफाइन करते हैं बस एक लॉ से, जिसको तूने चौथी क्लास में पढ़ रखा है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के को ही बेस मानते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज प्रपोज्ड टू यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा 5 मिनट के लिए। तो देखो बेटा, अगर हम मानते हैं कि एक कंटेनर में आइडियल गैस है, आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप जानते हैं, देयर इज नो, अगर हम आइडियल गैस को सिंप्लीफाइड वर्जन में करें तो ध्यान रखना बेटा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो ये समझ ले कि आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल जानता ही नहीं कि दूसरा मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ऑल दी असम्पशंस इन अ नटशेल, कि भाई एक मॉलिक्यूल को पता ही नहीं है कि दूसरा भी कोई है। और उसकी प्रेशर की इक्वेशंस हैं जो हम बात करेंगे, मैं डिराइव भी कराऊंगा आपके लिए, क्योंकि वो 11th क्लास के एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाउएवर आइडियल गैस को अगर हम हीट देते हैं बेटा, हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में Q से डिफाइन करते हैं। तो कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जब किसी गैस को, दैट टू एन आइडियल गैस को दी जाती है, तो वो उसके 2 कामों में आ सकती है। मान ले मैं यहां पर स्टॉपर लगा दूं। स्टॉपर का मतलब होता है बेटा कि दिस पर्टिकुलर पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव। इफ इट इज नॉट अलाउड टू मूव, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू प्रोवाइड will go into increasing its internal energy। केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में जाएगी बेटा, क्योंकि तूने क्या किया है, तूने इस वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। when volume is fixed, however the thermodynamic work, that is pdv सुना होगा, remains almost zero। तो इसलिए जो भी एनर्जी दोगे वो सारी की सारी कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर जाएगी। पर वॉल्यूम फिक्स करने वाला कोई प्रोसेस है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस। whatever energy is given in an isochoric process simply goes into increasing the internal energy। अब सर इंटरनल एनर्जी क्या है? तो आसान भाषा में इंटरनल एनर्जी सिंपली going to increase the temperature of a gas if the internal energy is increasing in case of ideal fluids। मैं बार बार फ्लूइड्स कह रहा हूं बिकॉज गैस इज ऑल्सो ए फ्लूइड, बट हाउएवर इट इज नॉट द राइट वर्ड आइडियल गैस बोलने की मैं कोशिश करूं। मोर ओवर अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, मैंने हीट दी भाई, पूरी की पूरी हीट तो इंटरनल एनर्जी में जा रही है। ऑब्वियसली ये समझने का सही तरीका नहीं है।
हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मान लो इस पर्टिकुलर पिस्टन को हम अलाउ करते हैं, तो हमने हीट दिया, हीट दी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और दूसरी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंशन में जाएगी. दैट मींस दिस पिस्टन विल गो अपवर्ड्स. If the piston is going upwards, obviously you are doing some amount of work and that work is simply known as thermodynamic work. तो सिंपल भाषा में एनर्जी दी, इंटर एनर्जी गई, बढ़ी या घटी जो भी हो सकता है, एंड साथ में वर्क होगा. तो इनलेट इज दी डेल्टा क्यू, दैट इज चेंज इन एनर्जी. द आउटलेट में हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलती है एंड साथ में मिलता है थर्मोडायनेमिक वर्क. व्हेन आई से थर्मोडायनेमिक वर्क आई विल डिराइव इट राइट नाउ कि थर्मोडायनेमिक वर्क कुछ नया नहीं है, वही एफ डॉट dx से ही निकलता है, जिसको इवेंचुअली आप pdv कहते हैं. However, this is a very important sign convention जो important है सारे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए. बहुत फील के साथ साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे. देख तो अगर हीट सिस्टम को देता है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज पॉजिटिव, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज नेगेटिव. सिंपल. जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की मेरे बच्चे, तो इंटरनल एनर्जी में तुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइडियल गैस का, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे बच्चे नेगेटिव है. एज सिंपल एज दैट. दो साइन कन्वेंशन बड़े इजी. तीसरा बड़ा मजेदार है, किताबों में ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. डोंट रिमेंबर इट लाइक दिस. रिमेंबर दैट द वर्क डन इज फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो पीडीवी है. पीडीवी में चेंज इन वॉल्यूम की बात की जाती है. बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कब बढ़ सकता है? जब गैस अंदर से प्रेशर लगाएगी, तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव. However, if you are doing work, you are compressing a gas, volume is decreasing, work done on the gas is taken as negative. सिंपल भाषा में. आई होप जो मेरे सामने लिखा है आपके पास अवेलेबल है. स्क्रीन को पॉज करो, फटाक से इसको उठाओ और छाप लो. इंपॉर्टेंट है, यू हैव अ रेडी रेफरेंस ऑफ साइन कन्वेंशन ऑल्सो. ठीक है, मेरे साइन कन्वेंशन बड़े सिंपल होते हैं भाई साहब. थोड़ी दिल से जो आए ना साइन कन्वेंशन की, ऐसा होना चाहिए. साइन कन्वेंशन वही फॉलो करो, तुम अपना खुद का साइन कन्वेंशन बना सकते हो, उसमें गलती नहीं होती. बिकॉज जस्ट यू हैव टू मेक दैट साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द क्वेश्चन. ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट में कोई और साइन कन्वेंशन है, बाद में कोई और हो गया. हम ये कोशिश करेंगे कि साइन कन्वेंशन जो वेल डिफाइंड है उनको यूज करें फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर यूजेबिलिटी हर लेवल पे. आई होप छाप लिया हुआ. आगे बढ़ते हैं. तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, आगे के जो 3 स्लाइड्स हैं उसमें हम ऐसे करते हैं, बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में. भाई ये क्या होती है, कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से आती है, एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशंस वगैरह क्या है. फिर हम पढ़ते हैं वर्क डन एग्जैक्टली क्या है. तो हमारा मुद्दा अभी प्रोसेस में नॉट टू डिस्कस अबाउट हीट है, बिकॉज हीट के लिए हीट ट्रांसफर एक पूरा चैप्टर है, जिसका भी लेक्चर जल्दी मिलेगा आपको. हर वीक में 3 लेक्चर्स बनाने का प्लान है मेरा, और आई एम प्लानिंग माई बेस्ट कि वो सब कुछ आपको मिले जेई के लिए भी. और ये लेक्चर्स में ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूं कि भाई अगर एक क्लास 11th का बच्चा भी इसको देखता है तो उसके लिए बेस्ट होगा. एक ब्रीफ में यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज्ड इन एन आवर, मैक्सिमम 1 घंटे में. आगे बात करते हैं. चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी. बेटा मैं बार कहता हूं कि बिना केटीजी पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में कूदना कई बार हानिकारक हो सकता है. तो हानिकारक क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट हैव द फील ऑफ इंटरनल एनर्जी. एग्जैक्टली एनर्जी आती कहां से है आइडियल गैस के पास. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई एम वेरी श्योर अबाउट कि many of you may be knowing the formula which I have written, that the internal energy is given by half NFRT, where R is gas constant, N is number of moles, F क्या है? अगर आपको F पता है, इस समय बता पा रहे हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ कि F क्या है. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस. तो एक बहुत ही, मैंने केटीजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक लेक्चर आपको मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, जो कि बहुत छोटा सा होगा, 15 मिनट का. आगे बात करते हैं. तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको जेई में कम से कम एक क्वेश्चन उठा के देगा. केवल यही फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो प्लीज 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 इसको याद रखें. हाफ NFRT. तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं. हाफ NFR तो वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. आइडियल गैस के केस में वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस के केस में नीट वालों याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये टेम्परेचर कौन से स्केल पे लेंगे हम? एब्सोल्यूट स्केल पे लेंगे. थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री सेल्सियस जैसी कोई चीज नहीं होती, ये याद रखना. चाहे वो कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन हो, चाहे वो किसी चीज का भी डेरिवेशन हो,
थर्मोडायनेमिक्स में डू नॉट एवर डिस्कस और टेक डिग्री सेल्सियस एज द रेफरेंस, हमेशा केल्विन में लेंगे, सो दैट वी हैव ऑल दी फॉर्मुलेज जो हमारे पास अवेलेबल है वेल डिफाइन, हम उनको यूज कर पाए। मोरओवर बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें बेटा, इंटरनल एनर्जी इज याद रखना हमेशा बेटा, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस ओनली टेम्परेचर डिपेंड करती है। और दूसरी बात है बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी वो पॉइंट फंक्शन है, मतलब अगर मैं एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में बात करूं, लेट्स से एक पॉइंट यहां पर है, पीवी कर्व के बारे में बात कर लेते हैं कोई सा भी, देखते हैं तुम ये पीवी कर्व पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बहुत सारे बच्चे ये कर्व जानते हो। अगर आप जानते हैं इस कर्व का नाम तो प्लीज, जानते हो यार, पक्की बात है भाई, फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए इसे बोलते हैं आइसोबैरिक कर्व, दिखाई दे रहा है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हाउएवर कुछ बातें नोट करो बच्चे, यहां पर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, देयर आर टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पॉइंट्स हैं, जहां पर दो अलग वेरिएबल्स हैं, एक प्रेशर एक वॉल्यूम, एज वेल एज टेम्परेचर भी होगा, नो डाउट होगा जरूर, हम उसके बारे में बात अभी नहीं कर रहे। हम नहीं पता कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ऑब्वियसली इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल बी एबल टू टेल मी कि 1 से 2 में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। मोरओवर लेट्स नॉट डाइवर्ज विद द टॉपिक। भाई 1 से 2 तक जाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका स्ट्रेट गए चले गए, एक में ऐसे चले गए, एक में नाचते हुए चले गए। तो बेटा एक बात बता, हर केस में द वर्क डन इज डिफरेंट, मैं बताऊंगा तेरे को, और हर केस में हीट लॉस या हीट गेन विल आल्सो बी डिफरेंट, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू जब मैं बोलता हूं बच्चे, तो वो केवल और केवल U2 माइनस U1 है। इट इज ओनली अ पॉइंट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इंपॉर्टेंट टेक अवे है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे जो कि आपको याद होना चाहिए। नीट बच्चों, नीट वाले बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। अगेन पॉज करके प्लीज लिखें जरूर बेटा, क्योंकि देख तेरे पास एक नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट इन द लास्ट डे ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो भले ही ये लेक्चर 1 घंटे का है, लेकिन नोट्स तेरे को रिवाइज करने में मैक्सिमम 20 मिनट लगने चाहिए या 15 मिनट, ऐसे बनाओ, एक पन्ने में पूरा थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं वर्क के बारे में, डिटेल्ड बात करूंगा वर्क के बारे में, बिकॉज ये भाई साहब थोड़े इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने आप को, और है भी इंपॉर्टेंट। समझो ध्यान से, एक आइडियल गैस, अगेन आइडियल गैस, पिस्टन लगा हुआ है बेटा, हमने कोई प्रोसेस किया, इनिशियली पिस्टन वाज एट x हाइट और उसके बाद वो dx हाइट ऊपर चला जाता है। ऑब्वियसली अगर बच्चे में थोड़ी सी जानकारी हो तो बच्चा बोलेगा अरे सर इसका मतलब है कि इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, इतना वॉल्यूम क्या हो गया है, इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। एंड इफ यू हैव सिंपल अंडरस्टैंडिंग, इस वॉल्यूम को आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? अरे भाई वॉल्यूम निकालोगे ना, कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी है? एरिया ऑफ बेस अगर मैं ए मानता हूं तो हाइट कितनी है मेरे बच्चे? इतना पोर्शन की हाइट कितनी है? अबे यार बोलते नहीं है, dx। तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? dv, और कुछ नहीं, क्या सिंपली a dx हुआ? थोड़ा आवाज के साथ बोलेंगे, अगर ऑनलाइन देख भी रहे हो तब भी बोलो a dx, यस। तो ध्यान दे, अगर मैं बात करता हूं वर्क डन कितना होगा, तो देख पक्की बात है बेटा, फोर्स इस पे लग रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, फोर्स को मैंने डिनोट किया कैपिटल F से। फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया मैंने फोर्स कर दिया और इनटू dx कर दिया। व्हाट इज a इनटू dx? अभी ऊपर लिखा है dv। तो वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज ऑलवेज pdv, हमेशा pdv वर्क है, ध्यान रखें, याद करें ना। pdv वर्क है बेटा, तो pdv वर्क समझ सकते हो कि प्रेशर इनटू प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का एक कर्व ले लिया जाए, पीवी कर्व कहते हैं इनको, बहुत स्टैंडर्ड कर्व्स है। The area under PV curve will give you the work done। जो भी आए, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एरो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बता रहा है कि इनिशियल ये लोकेशन है, फाइनल ये लोकेशन है। नोटिस करोगे तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। If the volume is increasing, obviously the work done is positive, ठीक है, प्लीज छाप लें। लेकिन बिफोर वी गो अहेड, एक बहुत क्लासिकल बात है बेटा, जो कि हमने पढ़ रखी है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस, जिनका पाथ डिपेंडेंट फोर्स, वो वर्क जिन पे जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क की बात होती है वो वर्क इज नॉन कंजर्वेटिव। Why it is non-conservative? Because it depends upon the path, and therefore remember work done is path dependent, so it is a non-conservative force के द्वारा किया गया work, that is important। बेटा अब हमारा अगला मुद्दा ये होना चाहिए कि हम मेजर जितने प्रोसेस हैं
आइसोबैरिक, कोरिक, थर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये 5 प्रोसेस है बेटा, जो कि हलवा है, ये तो एकदम ही हलवा, बहुत ही ज्यादा हलवा। ये 3 थोड़े अच्छे हैं। बेसिकली सबसे लास्ट जो 5वां है, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्ट्रेस देता हूं, बिकॉज तेरे को प्रश्न मिलता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से, बट उसको समझने के लिए तुझे क्या आना चाहिए, तुझे वर्क निकालना आना चाहिए डिफरेंट प्रोसेसेस में। सो यहां तक कर लिया है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, प्लीज यहां तक हम पॉज करते हैं। कोई नई चीज अगर पूछनी है प्लीज कमेंट कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ नए तरीके से बताना चाहिए, मैं वो भी बताने को तैयार हूं, बट तुम्हें लाइक तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब भी कर ही लो भाई साहब, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें एक नोटिफिकेशन आएगा कि राहुल सर आज फिर से एक लेक्चर लेके आए हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, नॉट ओनली फॉर जेईई मेंस, नीट, बट इट इज आल्सो गुड इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स। प्लीज, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, हम आगे एक एक प्रोसेस को लेकर के उसका वर्क डन निकालते हैं, सो दैट वी हैव अ रेडी प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क्स, कितना वर्क आएगा, कैसे आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां से बात करते हैं वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हम हर प्रोसेस का पीवी ग्राफ जरूर बनाएंगे, बिकॉज वर्क डन निकालने के लिए आसान तरीका क्या होगा, पीवी ग्राफ बनाओ, पीवी ग्राफ बनाओ, पीवी ग्राफ बनाओ। तो आइसोकोरिक क्या है बच्चे, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट द सिंपल फॉर्मुलेशन ऑफ कर्व विल बी ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। बोल बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप सब जानते हो, क्या जानते हैं सर, सर जानते हैं कि पी डीवी जो वर्क है, डीडब्ल्यू हमारा जो पी डीवी है या इंटीग्रेशन पी डीवी करके वर्क आएगा, अगर डीवी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है तो डीवी 0 है, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, इजी, वेरी इजी भाई साहब। वाई इजी सर, बिकॉज ये आया तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम काफी कुछ झंडे गाड़ सकते हैं। प्लीज छाप लेंगे, हम वर्क तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो अहेड नाउ। द नेक्स्ट वर्क डन इज माय फेवरेट, आइसोथर्मल प्रोसेस। काफी 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 इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट डीलिंग विद प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली, हाँ मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर बेटा मेरे बच्चों अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है तो आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, जैसा कुछ पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन है, ध्यान दो, ये दोनों अंकल पहले ही कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट हो जाए तो जो हमारी इक्वेशन आती है वो आ गई PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना इसका कर्व कैसे आएगा, ध्यान दो, ये प्रेशर है और ये लेट से वॉल्यूम, ध्यान देना। मैंने कहा पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जाते हैं, और लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, लेट्स से टेम्परेचर इज T। तो इस टेम्परेचर लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लासिकल प्रोसेस कौन से हैं, कंडेंसेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, जहां लेटेंट हीट का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, वो प्रोसेस तेरे हमेशा आइसोथर्मल होते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत टेम्पटिंग है यार, मेरे को पता नहीं, इंटरनल एनर्जी में यहाँ बात करने का मन करता ही करता है। अगर बच्चों को फॉर्मूला याद हो तो du इज इक्वल टू हाफ NFRDT। तो dt ने कर दिया अब टाटा, तो भैया du की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि ध्यान देना, वॉट एवर वर्क is done in an isothermal process comes out from the heat given to it. There is no change in internal energy. So it is one of the finest processes to do work. Rather, they are one of the best processes to do thermodynamic work. पर प्रॉब्लम ये है बच्चे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, को कंडक्ट करना इतना आसान नहीं। समझना क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेसेस मैं बताऊंगा वैसे भी जब मैं प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, फिर भी आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर वेरी स्लो प्रोसेस। काहे, क्वेश्चन है क्यों, वो हम समय के साथ समझेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज प्लीज मेंशन करें नीचे कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो क्यों होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब हमने क्या बोला भाई साहब, इसको सॉल्व करना है जी। हमने कहा ठीक है, P इक्वल टू कांस्टेंट को हमने, लेट्स से यू नो दैट कांस्टेंट इज nRT, दैट कांस्टेंट इज nRT। हाउएवर लेट्स नेम दैट कांस्टेंट एज K। हम इसको क्या बोलते हैं,
अब भैया तुम्हारा नाम आज से, तुम्हारा नाम आज से क्या है, तुम्हारा नाम आज से के है। हाँ, however you know that K is nRT. Okay. DW आप जानते हो, इट इज PdV। अगर आप नोटिस करें तो P इज नथिंग बट K बाय V। लेट्स पुट दिस हियर। तो DW इज इक्वल टू K बाय DV बाय V फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस तो ना है भैया, कहीं पर भी देख लेना, कोई रॉकेट साइंस बता देना। V1 V2 है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी इसका डिफरेंशिएशन करना, या सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना हलवा है, और बच्चे को मेरे आता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तो वर्क आ जाएगा, यहाँ पर k आ जाएगा, और लॉग, नेचुरल लॉग ln v हो जाएगा फ्रॉम v1 टू v2, फ्रॉम v1 टू v2। सुंदर है, ध्यान देना। अगर सुंदर है तो हमने कहा भाई थोड़ा और देख लेते हैं इसको, और डिटेल में समझ लेते हैं। ये कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया k टाइम्स ln, बेटा हो जाएगा ना, v2 माइनस v1 होगा, दैट इज v2 अपॉन v1 इज योर फॉर्मूला। v2 अपॉन v1 इज योर फॉर्मूला। हाउएवर k इज नथिंग बट nRT, तो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए nRT ln v2 बाय v1 इज माय वर्क। सिंपल। हमने कहा सर काय पढ़ा रहे हो, सर जी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करो, याद मत करो, सेकंडों में डिराइव हो जाता है यार, मुश्किल से 1 मिनट लगे इसको डिराइव करने में। लेकिन इसका एक फॉर्मुलेशन है, एक और फॉर्मुलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, ध्यान देना। क्या हम जानते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मेरे बच्चे मतलब क्या है? मतलब ये है कि P1 V1 बराबर P2 V2, यानी कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। हम यहां रख देते हैं, एक और फॉर्मूला बन जाएगा, nRT ln क्या है बच्चे, P1 बाय P2, दैट इज योर फॉर्मूला, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और बहुत सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस फॉर्मूला तो है नहीं कि आपको आएगा नहीं। डेरिवेशन भी इजी है, प्लीज छाप ले अगेन योर वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क। अगेन 11th वालों बच्चों, ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 है क्या इक्वेशन होती है, स्टेप नंबर 2 है कर्व क्या होता है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ आइसोथर्मल कौन सा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। छाप लें, दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा फिर आते हैं एडियाबैटिक पे, कर लें वो भी हल्का सा, छाप लो वैसे तो। चलो कोई टेंशन नहीं है, सब बकवास पढ़ा रहा है मास्टर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जितना पढ़ाया गया आपको। फिर आता है बेटा, फिर आता है आपका डू इट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन देने का मन कर गया भाई साहब। मान लो बेटा मैं आपको प्रोसेस दूं, लेट से प्रोसेस आपको दिया गया, प्रोसेस है हाँ PV की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये आपकी पावर का फॉर्मूला है, और कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूं कि आप के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मुझे इसका वर्क निकाल के दिखाओ पूरा। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इजी। इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। किसी भी पावर, PV की पावर कुछ भी हो जाए भाई, हमें टेंशन नहीं है, हमें निकालना आता है। प्लीज छाप ले, ठीक है। हाँ तो भाई अब आते हैं हम अपने वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये स्पेसिफिक पार्ट हम टैग करेंगे नीचे, बिकॉज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आई होप मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग कि एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ और नहीं, कौन सा होता है बेटा, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। बड़ा मस्त प्रोसेस है भाई, मजेदार एकदम जबरदस्त। हाँ इसकी इक्वेशन कैसे आती है, PV की पावर गामा क्या है और गामा क्या होता है उसके बारे में तो चलो पता ही है। प्रोसेस इक्वेशन क्या है, व्हाट इज प्रोसेस इक्वेशन? बेटा प्रोसेस इक्वेशन है, प्रोसेस इक्वेशन इसकी होती है PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, जिसको हम अभी K मान के चलते हैं। गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मेरे बच्चे जानते होंगे गामा कुछ और नहीं CP बाय CV है, जो भी और भी जानते होंगे, एंड CP माइनस CV मेयर्स फॉर्मूला है इज इक्वल टू R। ये सारे फॉर्मूले हैं गैस कांस्टेंट। हम इसके बारे में अलग से बात जरूर करेंगे जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को और डिटेल में समझ रहे होंगे। अभी तो हमारा काम है केवल वर्क डन के बारे में बात करना। हम आते हैं कर्व बनाते हैं। देखिए कर्व क्या हो जाएगा बेटा, ये भी समथिंग लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसका कर्व ज्यादा स्टीप होता है। तो देखिए
ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन नहीं है, यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये अगर ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट का लॉस नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा, तो P1 V1 बराबर P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर K होगा। आओ चलो निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन जो आप जानते हो dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV है। P हम यहां से निकाल लेते हैं, कितना बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ K बाय V की पावर गामा इंटू dV है। थोड़ा और सुंदर लिखते हैं, के अंकल को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V की पावर थोड़ा सुंदर लिखते हैं माइनस गामा dV फ्रॉम V1 टू V2। थोड़ा सुंदर सुंदर करते हैं जल्दी जल्दी। तो वर्क डन तो W हो गया। अच्छा आ जाओ, के अंकल को बाहर रहने दिया, बाकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी इंटीग्रेशन की। तो ये हो गया V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम V1 टू V2। आसान है ना, रॉकेट साइंस नहीं। और देखते हैं थोड़ा और, तो ये कितना होगा बच्चे, ये हो गया K टाइम, ये कितना होगा बच्चे, मैं 1 माइनस गामा को बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस गामा को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। दैट इज योर फर्स्ट सुंदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्योर वॉल्यूम्स। बट यस, वी कैन ऑलवेज हैव बेटर फॉर्मूलास। देखते हैं कैसे। K की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पर आइए रखते हैं वैल्यूज। K की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो क्या हो गया मेरे बच्चे, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। K की जो वैल्यू है बेटा वो P1 V1 की पावर गामा है, तो जहां V2 है वहां पर P2 V2 की पावर गामा करते हैं, तो P2 V2 की पावर गामा, ये तो K आ गया, और साथ में V2 इंटू 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये आ गया। देखो बच्चों डरना नहीं, एकदम बकवास है। ये क्या है, ये तेरा K है, ये क्या है, ये भी तेरा K है। थोड़ा स्मार्टली हमने किया कि जहां V2 था वहां P2 V2 रखा, जहां P2 V2 की पावर गामा रखा, जहां V1 था वहां पर P1 V1 की पावर गामा रखा, और खेल खेल दिया। खेल खेलते हुए थोड़ा आगे बढ़े हम, तो वर्क डन कितना आया बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन हो गया, ध्यान देना, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो गया बेटा P2, थोड़ा रूल लगाओ, a की पावर x इंटू a की पावर y इज a की पावर x प्लस वाई। तो अगर तुम प्लस करोगे तो गामा प्लस 1 माइनस गामा इज P2 V2 माइनस P1 V1। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल। हमने सर ये देखा देखा लग रहा है, P1 V1 P2 V2, सर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, तो मैं इसको छोटा करता हूँ सो दैट एवरीथिंग इज ऑन द पेज। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो P1 V1 इज nRT1 एंड P2 V2 इज nRT2। ध्यान देना, इनको यहां पुट कर देंगे, तो W की वैल्यू कितनी हो गई, ये वर्क डन आ गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा। यहां पर बच्चे क्या है, P2 V2 इज nRT2 माइनस nRT1। सुंदर फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है nr बाहर निकाल लिया, 1 माइनस गामा के साथ उसको रख दिया, अंदर बच गया T2 माइनस T1। सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक वर्क डन। इंपॉर्टेंट भी है, हमें टेम्परेचर के टर्म्स में ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगेन इट इज नॉट अ सिंपल डेरिवेशन, और रादर इट इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। यार क्या बात कर दी, क्या ही किया है इसमें, एक तो छोटा सा इंटीग्रेशन तो किया है, छोटा सा इंटीग्रेशन प्रोसेस वही है जो बार बार करते आ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए प्लीज। हाँ, फॉर 11th क्लास के बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं याद रखें, इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसे हमें याद करना है, ये आपको शेयर अलग से भी किया जाएगा, प्लीज ध्यान दें। चलिए ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। इसमें हमने आइसोकोरिक आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मैंने नहीं कराया, बहुत ही बकवास है, पी कांस्टेंट है तो फिर क्या ही वर्क डन निकालोगे, वर्क डन विल बी द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज PdV, सीधे सीधे। तो आइसोकोरिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक तीनों कर लिया, आता है पॉलीट्रॉपिक, मैं नहीं करा रहा हूं, क्या होगा उसमें,
गामा की जगह पर एन आ जाएगा, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाउएवर जब मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिटेल में बता रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन एक बार और। प्लीज ये छाप लें, पॉज करके फिर देखते हैं, ठीक है। तो एडिमेटिक प्रोसेस तो हो गया है हमारा, चलें आगे बढ़े। आगे क्या करते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट सम सिंपल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला वर्क डन निकालना देखो अलग अलग कर्व बना रखे हैं मैंने, पीवी कर्व बना के आपको दिए हुए हैं और आपका काम है उन सब में वर्क निकालने की कोशिश करना। तो पहला प्रोसेस इज सिंपली आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होता है मेरे बच्चे, वर्क डन आप सब जानते हैं, अब हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इट इज एरिया अंडर पीवी कर्व। आइए देखते हैं। तो इसका एरिया निकालना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हर बच्चा निकाल सकता है इसका एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबको आता है। वर्क डन कितना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, तो हाइट कितनी है पी नॉट और विड्थ कितनी है, यहां से यहाँ 2v0 है, यहां से यहाँ v0 है, तो कितना हो गया मेरे बच्चे p नॉट v0। तो वर्क डन पहले प्रोसेस में क्या आ गया, a से लेके b के तक p नॉट v0। ऑब्वियसली बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सिंपली द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इसलिए प्रेशर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम समझें तो एरिया अंडर द कर्व में एरो का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। इजी क्वेश्चन था, पहला खुद कर लो। चलो आओ बेटा दूसरा देखते हैं। पॉज करो, कोशिश करो बेटा, इसको करने की कोशिश करो, हलवा क्वेश्चन है। आई विल जस्ट वांट यू टू ट्राई दिस कि इसका वर्डन क्या होगा। चलो पॉज कर दिया, आओ देखते हैं। अगर नोटिस किया जाए तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है बेटा, जब हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं ना मेरे बच्चे, तो एरिया अंडर द टोटल कर्व होता है हमेशा, यानी ये पूरा का पूरा आपका जो वर्डन है वही। ऑब्वियसली इट हैज टू पार्ट्स, पार्ट एरिया नंबर 1 एक पार्ट है, यानी हम इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये एरिया नंबर 1 है जो कि एक ट्रायंगल एरिया है, और एक एरिया नंबर 2 है। तो वर्क डन इन दिस वाले एरिया में कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू वी नॉट, अभी भी करके आए हैं। और इस वाले में थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बेटा हाफ इंटू बेस, लेट्स से विल नेम दिस सी, हाफ इंटू बेस यानी ए सी इंटू द हाइट बी सी। व्हाट इज द बेस ए सी, AC का बेस कितना है बेटा 2v0 माइनस v0, कितना बच्चे हाफ इंटू 2v0 माइनस v0 इज v0 एंड 2p0 माइनस p0 इज p0, तो दिस इज p0 v0 बाई 2। दोनों में ही पॉजिटिव वर्क है, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल सिंपल। वर्क डन क्या हो गया नेट, सिंपल सी बात है, ए से लेकर के बी का वर्क हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 और 1, 1 और 1 और 1.5, 3/2, 3/2 p0 v0 इजी। काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 एक और देखते हैं। अगला अगेन आई विल गिव यू सम टाइम। हमें वर्क डन निकालना है ए से बी से, कौन कौन सा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं बेटा। वर्क निकालो ए से बी का कितना है, वर्क निकालो बी से सी का कितना है, और वर्क निकालो सी से ए का कितना है। देखो सर जी बी सी तो आइसोकोरिक है, वर्क डन 0 है। ए बी अभी अभी निकाला है, देखो ए ये वाला था ए बी, तो ए बी का वर्क कितना निकाला था अभी अभी 3/2 p0 v0। सर एसी वाला पार्ट भी निकाल चुके हो। एसी जो प्रोसेस है ध्यान देना, इसका एरिया अगर मैं बात करूं, इसके एरिया की बात, तो बेटा वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सी से ए आ रहा है, तो वर्क डन एरिया अंडर कर्व जरूर है, लेकिन वो p0 v0, लेकिन वर्क डन कितना है नेगेटिव। कैसे आया ध्यान दो, p dv फॉर्मूला होता है, दैट इज p v final माइनस v इनिशियल फॉर्मूला होता है। नोटिस करो p v final इज v0, v initial was 2v0, कितना मेरे बच्चे माइनस p0 v0, दैट इज द टोटल केस, सिंपल। अगर मैं तुझसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन इन एबीसी प्रोसेस, एबीसी ए जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है उसमें क्या वर्क डन हुआ, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया बीइंग p0 v0 बाय 2, सिंपल इजी, कर लिया होगा। एक और देखते हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, देखते हैं ध्यान से। आपसे कुछ नहीं दिया है, आपसे केवल ये पूछा है कि वर्क डन इज पॉजिटिव, पहला ऑप्शन, वर्क डन इज नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन, वर्क डन
इज 0 और लास्ट चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये एक जानदार क्वेश्चन है, मल्टीपल मतलब PYQ तो नहीं बोलूंगा, हाँ वैसे आया होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ? MCQ है, बताओ, ध्यान दो। प्रोसेस इज साइक्लिक। हाँ, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस जीरो नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया है, साइक्लिक प्रोसेस था, वर्क डन जीरो नहीं आया था, देखो नोटिस करो इस बात को, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने कहा भाई बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पॉज कर लो, आई होप पॉज कर लिया होगा और सोच रहा होगा मेरा बच्चा। अब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, आइए इस लाइन को ऐसे खींच दिया समझने के लिए। तो ये ए है और ये बी है, तो नोटिस करना मेरे बच्चे, ए से बी तक का जो वर्क है, जो ऊपर वाला पाथ है, उसका वर्क कितना है? उसका वर्क है, नोटिस करना, उसका वर्क पूरा ये और साथ में कहां तक है बच्चे? पूरा नीचे तक है। बोल है कि नहीं? अभी सीखा है हमने। ए से बी तक का पॉजिटिव वाला वर्क ये, ओके ठीक है। बी से ए तक जो नीचे ये पाथ 1 है, तो A1B का शेडिंग मैंने आपके सामने करी। अच्छा, B2A की शेडिंग क्या होगी, नोटिस करते हैं। तो B2A की शेडिंग क्या होगी मेरे बच्चे? चलो, कौन सा एरिया बड़ा है? A12 का एरिया बड़ा है रादर देन B2A का एरिया, ऑब्वियसली वर्क डन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कैसा होता सर? सर ऐसा होता कि ये पीवी कर्व आप बनाते सुंदर सुंदर, फिर आप बोलते ये लो भैया गोला गोला ले लो गोला भैया, और गोले में बोलते भैया तुम तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बताना एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता? देख, फिर वही ए से बी की अगर बात की जाए तो ए से बी इस बार वर्क नेगेटिव है, क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो ये पाथ नेगेटिव है, ये पाथ पॉजिटिव है, नेगेटिव ज्यादा है, वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इस वाले केस में हो जाएगा नेगेटिव। तो हमने कहा अच्छा सर, क्लॉकवाइज होगा प्रोसेस साइक्लिक, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा प्रोसेस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक क्या होना चाहिए? नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। This is your takeaway. It is a very important question. This was asked in NEET somewhere. I don't remember the name of the exam. किस साल में लिया गया था याद नहीं है बच्चे, लेकिन ये आया है। चलो, एक होमवर्क के लिए करते हैं, कंक्लूड करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे जरूर, लेकिन पहले तो ये बात करते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क की तौर पे दे रहा हूं। नेक्स्ट जब मिलते हैं हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, टू प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर एक गैस है विच इज हीलियम गैस, मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पर 2 मोल की गैस। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करनी है, आपको वर्क के बारे में बात करनी है, और आपको डेल्टा क्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दोनों का सम निकाल करके मुझे देना है। You cannot use any other variable except V0, T0 and P0. Specifically, I will love the answers in terms of temperature only. That will give me a, कहते हैं ना, आपको किक मिलेगा भाई साहब, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर अगर सही से आता होगा तो तुम्हें फील करने में मजा आएगा। प्लीज होमवर्क के तौर पे जरूर करेंगे हम, अगला लेक्चर जैसे ही शुरू करते हैं और उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। प्लीज कमेंट करें इसका, अगर आप इसका आंसर कमेंट कब करेंगे नीचे आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोई क्लिप ऐड कर सकते हैं, अपना आंसर ऐड कर सकते हैं। जो बच्चा इसको कमेंट कर देता है वी विल हैव सम गुडीज फॉर देम, जरूर से जल्दी से करें। तो बेटा यहां पर आते हुए हम थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 1 को खत्म करते हैं। आई होप यू हैव लव्ड दिस लेक्चर। इट वाज अ सिंपल 40 मिनट लेक्चर जहां पर मैंने तेरे को बेसिक्स ऑफ वर्क बता दिया है। इंटरनल एनर्जी में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और अब हम अगली क्लास में जब मिलते हैं तो हम आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक इन सब में बात करेंगे। हम इनकी स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। सो कीप पोस्टेड, लाइक कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशन जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर विद इन 2 days आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ और समय जरूर लगाओ भाई साहब, क्योंकि जीतने के लिए हमेशा नंबर ऑफ मैन आवर्स
इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।